बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिल स्टार में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि आज चीफ जस्टिस सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इन चैम्बर समाअत की है उस केस की कि अभी तक फंड्स जारी क्यों नहीं किए गए। आज बाज़पुरस की गई है। बाज़पुरस में अटॉर्नी जनरल ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि काबीना मना कर चुकी है। काबीना के मना करने पर वफाकी हुकूमत फ़ंड्स का इजरा नहीं कर सकती, वजारत ख़जाना फ़ंड्स जारी नहीं कर सकती, तो हम क्या करें। स्टेट बैंक से पूछा गया, इस्तिफ़सार किया गया कि हाँ जी बताया जाए अब तक इलेक्शन कमीशन को फ़ंड क्यों ना जारी हुए, तो स्टेट बैंक की जानिब से भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया। अटॉर्नी जनरल की आज सरजनिश भी की गई और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि स्टेट बैंक जो है वो बराए रास्त 21 अरब रुपए के फंड्स का इजरा कर दे। अब उसमें वफाकी हुकूमत कहाँ पे खड़ी है, काबीना कहाँ पे खड़ी है, पार्लियामान कहाँ पे है, और आज 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया गया एडवोकेट मियां दाऊद की जानिब से। यह मामला किस नहज पे जाके रुकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब ने भी हमें ज्वाइन दी। साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। जैदी साहब, मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, एक तरफ रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं, दूसरी तरफ अहकामात जारी हो रहे हैं कि बराह रास्त पैसों का इजरा कर दिया जाए और तीसरी तरफ हुकूमत हर शय से इनकारी है कि हम कोई हुक्म नहीं मानते। आप क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल कैसा होगा? देखें, मैं तो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। बात यह है कि मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जो 3 जजेस जिन्होंने मई 14 का फैसला दिया है, ये वही 3 जजेस हैं जो उस बेंच में भी बैठे थे जिन्होंने कासिम जूरी की जजमेंट को के खिलाफ फैसला दिया था 2022 अप्रैल में। हमने तो एक्सेप्ट किया, हमने तो शोरनामा नहीं किया, हम तो चुनाव पर। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट को भी अगर आपने नहीं मानना तो फिर तो आइन की आप सड़क से उड़ा रहे हो। आइन का आर्टिकल 189 जो है वो बड़ा क्लियर है। अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़ देता हूँ, आपके सामने नहीं है तो। आइन का आर्टिकल 189 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स, यानी कि एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हर फैसला सुप्रीम कोर्ट का शैल, मे का लफ्ज नहीं है, शैल यानी कि डायरेक्टिव है, ये हुक्म है, टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज बेस्ड अपॉन और इंसिनुएट्स अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर कानून के ऊपर उनकी है ओपिनियन, हर कोर्ट के ऊपर वो बाइंडिंग है। और जो 190 आर्टिकल है बिल्कुल उसके बाद उसमें लिखा है ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उनको सुप्रीम कोर्ट की एड में उनके अहकाम मानने जरूरी है। अब अगर ये नई आइन चिकनी करते चले जा रहे हैं, ये तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी नहीं मानेंगे, तो फिर हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं? वैसे कौन से उन्होंने वैसे कानून आइन के अंदर फैसले किए हैं? तो ये तो बिल्कुल एक एनार्की की तरफ धकेलना चाह रहे हैं मुल्क को, क्योंकि इनको ये पता है कि इलेक्शन कराएंगे, हार जाएंगे तो ये वो सियासी बनना चाहते हैं। अनारकी तो पैदा हो गई है। आज भी पार्लियामेंट में जो बिल मंजूर हुआ और जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है और जिसपे वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया कि हमने इलेक्शन नहीं कराना, इससे ज्यादा अनारकी और क्या होगी? बिल्कुल एनार्की पैदा हो गई है और ये फिर ये अवाम रोडों पे होगी, अदलिया के साथ खड़ी होगी, वकला तहरीक शुरू हो जाएगी। और ये मुझे तो असल में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, और पाकिस्तान में कोई भी यानी कि कोई भी इंटेलेक्चुअल इंसान वो उसको समझ में नहीं आ रही कि ये चाह रहे क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं मुल्क के साथ। जैदी साहब, आप ये जो पै दर पे कौमी असम्बली के इजलास हो रहे हैं, अब नैब तरमीमी बिल एक नया भी पास हो चुका है, ये पै दर पे इजलास, आइन से इनहराफ, सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह जवाब, इसके बाद आप इनकी प्लानिंग क्या देख रहे हैं? क्या ये 2 साल के लिए कोई नया सिस्टम लाना चाहते हैं, खुद ही इस सिस्टम में बैठना चाहते हैं, एक नए सिस्टम की तश्कील करना चाहते हैं? देखें, ये मेरे ख्याल में इनको खौफ पड़ा हुआ है कि जो भी हुकूमत इलेक्ट होगी आएगी, वो जो इनके किए हुए सारे फैसले हैं जिसपे इन्होंने पाकिस्तान की जो माशी तबाही की है और अपने सारे केस कूस माफ करवाए हैं,
वो ये तो इस मेरे ख्याल में ये उस डर में चल रहे हैं और मुल्क का तो कोई सोच ही नहीं रहा। तो ये जिस तरफ लेके चले गए हैं मुल्क को, और जहाँ से ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है। और मैं इसलिए कहता आया हूँ, शायद आपके शो में भी और हर शो में मैं कहता आया हूँ, देखिए मुल्क चलते हैं फैसलों पे जो कानून और आइन के मुताबिक किए गए हों, ना कि जाती अना और जाती मफाद और जाती एलिगेंस पे किए गए। तो अगर ये इस तरह के फैसले करते चले जाएंगे और कर रहे हैं तो बहुत तबाही मैं देख रहा हूँ मुल्क की। और अल्लाह इनको, जैसा आप तबाही देख रहे हैं, आप तबाही देख रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन इसको देखते रहेंगे या फाइनल राउंड खेलेंगे आप भी? नहीं, फाइनल राउंड तो फिर अवाम ही खेलेगी पूरी, यानी कि राउंड तो हो ही जाएगा ना। आप मुझे बताइए कि खान साहब ने तो कह दिया सारे तैयार हैं, तो यानी कि कई दफा वो कह चुके हैं, मगर हम अपने लिए हम एक चीज जो हमने की हो जो आइन के खिलाफ हो और एक चीज जो उन्होंने की हो जो आइन के ताबे हो, एब्सोल्यूट ऑपोजिट चल रहे हैं इस वक्त। इसलिए अवाम को भी नजर आ रहा है कि कौम क्यों इमरान खान की पीछे गई, कि वो आइन की बालादस्ती की बात करें। हमारी पूरी जद्दोजहद ही वही रही है पूरी, यानी कि जब से तहरीक इंसाफ बनी है। मैं तो फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, 99 से आया था, लेकिन उस वक्त से एक ही चीज पे जद्दोजहद हुई है, आइन की बालादस्ती, जुडिशरी की आज़ादी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यही हमारी सारा का सारा स्ट्रगल ही हमारी ये रही है। इन और बरक्स इनके कि जो इनकी स्ट्रगल क्या है हमेशा जात। आप मुझे बताएं ना, तारीखी तौर पे आप देख लें, इनकी जुडिशरी में लड़ाइयाँ हुई, इनके जजेस के ऊपर वीडियो बना के कहती हैं हमारे पास वीडियो है। उन्होंने वो सजाद अली शाह वाला केस ना भूलें, आप ना भूलें सुप्रीम कोर्ट का अटैक, जर्नैल जितने आर्मी चीफ से ये लड़ पड़े, खुद ही लगाया, खुद ही लड़े, मुशर्रफ से ये लड़े, उससे पहले लड़े, आसिफ नवाज से लड़े, हर एक से लड़े। इन्होंने हर एक इदारे की तजलील की है और उसके साथ लड़ाई की है और अपनी जात के ऊपर फैसले करवाए। ये इनका सियासी नहीं है, तारीख में इनका ये इनकी ये रिकॉर्ड रहा है। अच्छा ज़ैदी साहब, कुछ ही देर पहले खान साहब ने अपने खिताब में ये बात की है कि ईद के बाद पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो ईद के बाद जो पुरअमन एहतजाज आपका होगा, अपने कारकुनान के साथ होगा या उसमें वकला कम्युनिटी को शामिल करेंगे, या तमाम तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एहतजाज में शरीक होंगे? हर एक के साथ जी पाकिस्तान की पूरी अवाम खड़ी होगी इसमें। अगर पाकिस्तान की अवाम ना निकले इस एंटी कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स पे, तो फिर तो खुली आम है ना। फिर मतलब फिर आप जो मर्जी कर लें, फिर इसके बाद तो जो मर्जी, कोई रोक टोक ही नहीं है इस मुल्क, ऐसे हो नहीं सकता। तो हम तो निकलेंगे और पूरी अवाम निकलेगी इंशाअल्लाह। पूरी अवाम निकलेगी। तहरीक में भैया, क्या ये तहरीक ईद के बाद चलेगी? आपने कल जो बड़ी इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट चीज है सर, जो मैं आपको जरा रिमाइंड दोबारा कराना चाहता हूँ, कल जो के वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन जो उधर गई थी और जो उनकी खान साहब से मुलाकात हुई और उनके बाद जो उनका स्टेटमेंट था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आप देखें कि जो वहाँ पे वो जो ब्रिगेडियर महमूद जो है, वो फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स, पहला PMA लॉन्ग कोर्स के हैं, उनको फादर कहते हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी कहलाते हैं। उनका बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली क्लियर स्टेटमेंट था कि इलेक्शन करवाएं, और उन्होंने ये तक कहा कि जी हमारे उनके वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके चार्टर में ये नहीं है कि किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करें। तो मैंने कहा, मगर फिर भी कहा कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है उसको सपोर्ट करना है, क्योंकि वो आईनी पोजीशन है। अब अगर ये सारे के सारे एक तरफ खड़े हो गए, तो इन्होंने अपना पूरा खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा ज़ैदी साहब, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए लगता है कि जैसे वफाकी हुकूमत अदालती नाअहल होना चाहती है, ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं और उनके अपने हल्के में भी कर रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब नाअहल होते हैं तो मैं तो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ, ना ही मैं हो सकता हूँ अब। लेकिन जरदारी साहब ये कहते हैं कि अगर वो नाअहल हुए तो अगला वज़ीर आज़म का जो डोमिसाइल है वो सिंध से होगा। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वो तो उनकी तो पहले दिन से ये ख्वाहिश है कि उनके साहबजादे जो इंटर्न यानी वहाँ पे इंटर्न फॉरेन मिनिस्टर, फिर उससे भी एक्सपेरिमेंट करके देख लें। तो ये तो हो नहीं सकता, ऐसे इतना आसान नहीं है। इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद अवाम का मैंडेट होगा और अवाम के मैंडेट के बाद
जिसका भी अवाम मैंडेट दे, जिसको भी दे, उधर से उस जमात का वजीर आजम चुन करेगा। बाकी दिल के खुश रखने को गालिब हुकूमत फैसला कर चुकी है। जहरी साहब मेरे पास जितना है, हुकूमत फैसला कर चुकी है टकराव का। हुकूमत अगले 72 घंटों में या ज्यादा से ज्यादा एक दिन और मजीद आगे बढ़ा ले, वो एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। तो क्या तहरीके इंसाफ इस सरप्राइज को कुचलने के लिए तैयार है? देखिए, पहले तो चले ना, अपनी मूव तो चले ना। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या मूव होगी। आइन चिकनी उनकी मूव होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनकी मूव होगी। वो चाह रहे, हमें नहीं पता वो क्या चाह रहे हैं। विल फाइंड आउट। बट मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इतने क्लियर कट फैसलों के खिलाफ खड़ा होगा। ज़ैदी साहब, हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में तौसील लाना जा रही है, मजीद इजाफा किया जाएगा इख्तियारात में, उसकी पीछे वजूहात आपको क्या दिखाई देती? हर वो फैसला कर रहे हैं जो इनके जाती मफाद में हो। यानी कि इलेक्शन कमीशन में इन्होंने बिठाया हुआ है अपना बंदा, वो बैठा हुआ है उनका बंदा। गलती तो ये हमसे हुई थी खैर वो, लेकिन हमने तो ये सोच के नहीं की थी कि उसका बंदा है कि किसका बंदा है। हमने समझा कि इतना अफसर है 22 ग्रेड इतने को, तो वो कानून की बालादस्ती पे चलेगा। जो रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जो भी गेम्स है उस पर चलेगा। वो अपने ही गेम में चल पड़े। वो तो स्टेट पे जो स्टेट बना दिया उन्होंने, तो उनके अपने इख्तियार ही कोई और कर रहे हैं। और अब वो कानून भी लेके आ रहे हैं। ये कहते हैं जी सुप्रीम, मुझे पता है इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में कितने सुओ मोटो हुए थे। बंदयाल साहब ने तो लिए कोई नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से वो पावर भी ले रहे हैं। उस वक्त उनको कोई इतराज नहीं था जब हर हफ्ते में 150 सुओ मोटो होते थे। मेरा कहने का मकसद है, ये सारे वो काम करते हैं जो इनकी जात को फायदा पहुंचाए। अवाम का, मुल्क का कोई इंटरेस्ट नहीं देखा है इन्होंने। अपनी जात से जो भी चीज रिलेटेड है उसका ये बस फायदा उठाते हैं। अपनी जात से वाबस्ता जो भी चीज़ है उसका ये फ़ायदा उठाते हैं और इसी फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए ये इकदाम उठा रहे हैं। लेकिन इनके हर इकदाम का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुनज़्ज़म हिकमत अमली के जरिए करेगी। बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब इस वक्त देने के लिए। राना साहब, क्या समझते हैं आने वाले दिनों के अंदर खबरें क्या है, हुकूमत चाह क्या रही है? अदालती तौर पर नाअहल होना, अदालती टकराव करना, या फिर उनके पास कोई और भी तीसरा प्लान है? हुकूमत एक फैसला कर चुकी है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ और ये खबर तस्दीक शुदा है, क्योंकि आज मेरी कुछ ऐसे लोगों से जहाँ मैं मौजूद हूँ मुलाकात हुई जो हुकूमत के बड़े अहम तरीन। उन्होंने कहा जी हमने तो फैसला कर लिया, हर हाल में अदलिया से टकराव करना, हर हाल में अदलिया के साथ फड्डा डालना है, हर हाल में अदलिया को नीचा गिराना है। ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए, हर हाल में अदलिया को नीचे गिराना है, यह हम फैसला कर चुके। तो मैंने कहा क्या होगा? उसने कहा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें नाअहल करार दे देंगे, हम एक सियासी शहीद बनेंगे, हम एक ऐसी मूव चलाएंगे कि लोग हमारे गुनाहों को, यानी महंगाई, तबाही, बर्बादी, वाशी तबाही, इन तमाम चीजों को भूलकर हमें मजलूम तस्लीम करेंगे और हम इलेक्शन में जाएंगे। अब ये उनकी सोच है, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा सूरत हाल में ऐसा होता नजर इसलिए नहीं आता कि अवाम को अब एक एक चीज का पता है। ये पहले वाला दौर नहीं रहा कि आज आप ये समझे कि जनाब ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। ऐसा है नहीं। अब सबको पता गलत कौन है, ठीक कौन है। अब एक एक लम्हे की बात जो है वो चल रही है, एक एक लम्हे की बात लोगों को पता लग रही है। तो ये सारा एक चीजें क्लियर, हुकूमत फैसला कर चुकी है टकराव का। हुकूमत के पास 3 चीजें हैं यासर, मैं भी ये आपको बता, 3 चीजों में गौर हो रहा है। आरिफ अलवी साहब को किस तरह गिराया जाए, अच्छा ऐसा सदर कैसा लाया जाए कायम कर सदर जो 5 से 6 ऑर्डिनेंस जारी कर। दूसरा ऑप्शन है कि कोई ऐसी इमरजेंसी लगा दी जाए, इस पर भी गौर हो रहा है और ये बाकायदा कौमी हल्कों में डिस्कस हो रहा है। और उस इमरजेंसी लगाने के बाद कप्तान समेत कुछ अहम शख्सियात को गिरफ्तार कर लिया जाए, इस पर भी गौर हो रहा है। उसके बाद एक तीसरी ऑप्शन जो इन्होंने रखी हुई है वो है टकराव की ऑप्शन, और उस टकराव की ऑप्शन में सब कुछ मिट जाएगा। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा यासर भाई, कि जमहूरियत इनके इस फेल से खत्म हो जाएगी। टकराव की सियासत ये करना चाहते हैं, वो प्लान जो है वो तो इस सियासत को इस नहज तक ला पहुंचाएगा कि किसी के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, एक खाना जंगी की सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन इसकी वजूहात क्या है, मुहर्रिकात क्या है, इसके ऊपर बुनियादी तौर पे बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे, इसी इशू बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदी नाजरीन, आज की समाअत के बाद जो हुक्मनामा जारी हुआ है उस पर अमल दरामद किस तरीके से रुकवाया जा सकता है? वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? इस वक्त जो इदारा जाती टकराव का मंजर सामने आ रहा है, इससे किस तरीके से निकला जा सकता है? कौन सी कानूनी और आईनी मंदरजात को देखते हुए फैसले किए जा रहे हैं? और वफाकी हुकूमत किन गलतियों की बुनियाद के ऊपर अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है, या उसे कौन सा रास्ता दिखाई दे रहा है, या उसके कानूनी माहिरीन उन्हें क्या मशवरे फराहम कर रहे हैं कि जिसकी बदौलत वो इस तरह के अहकामात जारी कर रही है, इस तरह की प्लानिंग कर रही है, या इस तरह की करारदाद को मंजूर किया जा रहा है? इसी बारे में बात करेंगे। माहिर कानून अहमद पंसोटा साहब ने हमें ज्वाइन किया। पंसोटा साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। पंसोटा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया स्टेट बैंकों को बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड्स का इजरा कर दे। अब क्या इस मामले में हुकूमत रुकावट बन सकती है? अगर बन सकती है तो किस तरीका कार के तहत? देखिए जी, चूंकि इस ऑर्डर के अंदर मेंशन्ड है एंड में कि एक्स पोस्ट फैक्टो जो है आपने अप्रूवल भी लेना है पार्लियामेंट से, तो वो फिर वंस अगेन कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है उसको किसी तरह रोकें। लेकिन यहाँ पर वो जो एक चीज समझने से कासिर रहेंगे वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है और वो तमाम इबहम जो है वो दूर कर दिए हैं और इनको डायरेक्टली डायरेक्शन दे दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि आप ये फंड्स रिलीज करें फोर्थविथ, और उसका अप्रूवल भी बाद में ले लें या फौरन ले लें, जैसे भी आप मुनासिब समझते हैं। और इस ऑर्डर की रूह में ये अप्रूवल रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये फंड्स अवेलेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, डायरेक्शन मौजूद है। सो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में रोकने की कोशिश करेगी तो मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट की मुर्तकब पाएगी। आपने दुरुस्त कहा, लेकिन स्टेट बैंक की तरफ से तर्जुमान का एक बयान भी आ गया है कि हम खुद मुतारदारा हैं, हमें कोई हदायत जारी नहीं कर सकते। जी सर, ये बयान उनका बिल्कुल आया है और बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये बयान वो था कि ये बयान सुप्रीम कोर्ट के आगे बताते ना जी, सुप्रीम कोर्ट के आगे जो इंटरनल मीटिंग हुई है जिसका हाल अहवाल है वो ऑफ कोर्स वो रिफ्लेक्ट होता है ऑर्डर से भी। तो ये जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट इदारा हैं और हमें कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, तो वो इनफैक्ट इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखते कि स्टेट बैंक के आगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आर्टिकल 1843 में उसकी जुरिस्डिक्शन बड़ी वाइड है, अल्टीमेट आर्बिटर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और ये जो रेटरिक है जी कि हम जो कि इंडिपेंडेंट इदारा है हमें डायरेक्शन नहीं दी जा सकती, ये बहुत सारे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट को तो अप्लाई करता है कि गवर्नमेंट उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, जिस तरह ईसीबी को नहीं कर सकती। बट जहां मामला आएगा एडजुडिकेशन का या किसी केस की डिसीजन का, तो वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट के पास एम्पल पावर्स है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है 2/3 अक्सरियत से पास हुई हुई आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर वो सेलिएंट फीचर्स के खिलाफ हो, अगर वो लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अगर पास्ट में हमने देखा है कि उन्होंने प्रेसिडेंट तक को डायरेक्शंस दी हैं, तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो हाउ कैन दैट डिपार्टमेंट क्लेम, और ये क्लेम इटसेल्फ उनका इंस्टीट्यूशन का, उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि ये क्लेम तो वो तब करें अगर कोई उनको प्रॉब्लम हो। वो आप देख रहे हैं कि ये क्लेम ईसीपी भी करती है, ये क्लेम स्टेट बैंक अब कर रहा है, तो दे आर प्लेइंग द ट्यून ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। सो वो इन इटसेल्फ आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वो इनकारी होते हैं तो उससे गवर्नर स्टेट बैंक की कुर्सी भी खतरे में? जी सर, ऑफ कोर्स डायरेक्शन जिसको इशू हुई है, लेट्स से अगर स्टेट बैंक के गवर्नर को होती है या स्टेट बैंक के अंदर किसी आला ओहदे को होती है, तो जिस ओहदे को है दे आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो दैट डायरेक्शन। ये चीजें प्रेसिडेंट के कंटेम्प्ट केस में और बहुत सारी लिटिगेशन में क्लियर हो चुकी हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा होता तो नहीं है, अगर उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। वजीर आजम पाकिस्तान जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड कर सकता है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनका ये बयान देना भी बड़ा गैर मुनासिब रवैया है। जब आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है तो वहां जाके ये बात करते और वो रिफ्लेक्ट होती, अब बाद में अपने किसी बंदे से ये बयान दिलवाना, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब रवैया। अच्छा सर, ये तो हो गया। अब मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शबखून मारने की कोशिश की जा रही है, उनके फैसलों को रद्द किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर कभी ऐसे बिल पेश नहीं हुए जो बिल पेश किए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में आर्टिकल 6 वाकई किसी पे लगेगा? सर, मैं आर्टिकल 6 का तो इतना बड़ा हामी नहीं हूँ, बिकॉज आर्टिकल 6 का आइन के अंदर मकसद कम्प्लीटली और है, और वो जनरल परवेज मुशर्रफ जजमेंट के अंदर क्लियर भी हो गया। और वो मकसद ये है कि जब कोई आमिर, जब कोई डिक्टेटर आकर आइन को सबवर्ट करता है, आइन को किसी तरह उसकी रूह को सस्पेंड करता है या आइन बिल्कुल मुअत्तल कर देता है, तो उस टाइम पर तो आर्टिकल 6 का इतलाक हो सकता है। बट आइन से किसी किस्म का इनहराफ, यानी कि आइन की फॉलोइंग नहीं हुई या आइन को किसी तरह फॉलो नहीं किया गया, उस केस में और रेपरकशंस हैं, वो आर्टिकल 6 वाली नहीं, अनलेस के बहुत ही दीदा दानिस्ता तौर पर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को अगर आउटराइटली ये कह दें कि हम एज इदारा मानते नहीं, और फेडरल कैबिनेट ने एक डिसीजन दिया है, वो थोड़ी बॉर्डर लाइन केस होगा। बट स्टिल
मैं समझता हूँ पार्लियामेंटेरियंस पे आर्टिकल 6 लगाना मुनासिब नहीं होगा, ये और तरह डील करना चाहिए। और जस्टिस कुमार अता बंदयाल जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज की ऑर्डर से ये चीज बड़ी क्लियर की है कि मैं कंटेम्प्ट या प्रो कंटेम्प्ट आदमी नहीं हूँ, या बेंच जो है वो प्रो कंटेम्प्ट नहीं है। वी बिलीव इन रिजॉल्विंग थिंग्स, और हम समझते हैं कि इशू रिजॉल्व हो जाएगा, और यही तरीका है। ये जो डरा के, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं दाबे मार के काम करवाना, ये मुनासिब रवैया नहीं होगा। नो डाउट पार्लियामेंट और जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उनकी साइड से आई थिंक utmost disregarded to the constitution and the Supreme Court, but still Supreme Court restraint exercise कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो आइन की असल रूह है उसको इन्फोर्स किया जाए और इन फजूल बातों में हम ना फंसे। अच्छा बंसोटा साहब, अगर देखा जाए वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो 2023 पास किया गया उसके ऊपर भी केस चल रहा है, लेकिन आज ही के दिन एक नया बिल पास करवाया गया है। उस बिल के अंदर रिव्यू जो है वो 60 दिन के अंदर हो सकता है और अपनी मर्जी के जज का इंतखाब किया जा सकता है। तो क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन के असरात आप इन केसेस के ऊपर देखते हैं? देखिए जी, वंस अगेन इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि हमारी जूरिस्प्रूडेंस बड़ी क्लियर है। बाज मोहम्मद काकड़ केस है पास्ट में, और एनआरओ की जो जजमेंट है वो है जो पर्सन स्पेसिफिक लॉ होगा या पर्पस स्पेसिफिक लॉ होगा वो लॉ स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। अगर इस बिल के अंदर कोई ऐसी चीज लाने की कोशिश की गई जिसका मकसद सिर्फ बुनियादी तौर पर एक केस को डील करना है, जिस तरह एनआरओ के केस में हुआ था, या अगर आपको याद हो कि जो बाज मोहम्मद काकड़ है उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ लाया गया था 2012 में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मामला हुआ था। इस तरह की सिचुएशन में ये लॉ स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं। लॉ हमेशा बनाया जाता है फॉर अ ब्रॉडर पर्पस, जिससे सबको बेनिफिट हो। अगर आप लॉ का मकसद किसी एक शख्स को या एक पार्लियामेंट के सर्टेन विम्स एंड विशेस के लिए होगा तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। जहां तक दूसरे लॉ की बात है जो अंडर चैलेंज है, वो तो बिल्कुल लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है उसकी धज्जियां उड़ा देने वाली बात है। यानी कि आपका प्रोग्राम जो है, आप कहें जी 92 पे प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन साथ साथ मैं 2-3 और चैनल्स में भी अपना प्रोग्राम एक टाइम पे चलवा दूं, बस दिल कर रहा है मेरा, तो ये तो नहीं हो सकता। आपकी कॉम्पिटेंस ओनली एक्सटेंड्स टू 92। सिमिलरली वफाकी जो गवर्नमेंट है उसकी कॉम्पिटेंस उस चीज को एक्सटेंड नहीं करती जिस पर वो कानून साजी कर रही है, तो ये तो उनको इजाजत नहीं दी जा सकती। जो सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है इस बिल के ऊपर कि जी बिल को क्यों रोक दिया, इसको लॉ बनने देते। बाबा ये लॉ बनने के काबिल है ही नहीं बिल। ये बिल इनिशिएट ही गलत हुआ है आर्टिकल 70 के तहत। ऐसा बिल इनिशिएट ही नहीं हो सकता जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के मुनाफी हो। फिर 191 के तहत ये बिल वैसे ही गलत है, किसी तरह कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता आइन और कानून को, लेकिन वो कहते हैं जी फिर भी इसको लॉ बनाए। ये तो फिर गैर मुनासिब रवैया है ना जी। ये तो वैसे ही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुबह बैठ के कहे जी हम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को सस्पेंड कर देते हैं, तो इस तरह के डिसीजन का तो मजाक उड़ाने वाली बात है। जैसे आपने कहा कि बंदियाल साहब ने क्लियर कर दिया कि वो तौहीन अदालत या इस मामले में नहीं जाना चाहते और सीधा चाहते हैं मसाइल हल हो, लेकिन हुकूमत तो हर सूरत में टकराव चाहती है। और अगर अब भी हुकूमत ने कोई मज़ीद टकराव पैदा किया, क्या अदलिया अब भी आप समझते हैं कि स्पेड करेगी या अदलिया को कुछ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा? लेकिन जी विद दिस चीफ जस्टिस तो आई थिंक मैक्सिमम रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज होगा, लेकिन अगर इफ इट पुश कम्स टू शव वाली बात है तो फिर इवेंचुअली मैं आपको बताता हूँ वही होगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ हुआ था। अनफॉर्चुनेट था, लेकिन बाद में फिर उनसे अगले वज़ीर आज़म साहब ने खत भी लिखा, वो नाअहल भी हुए। इसी तरह फिर ये इसको इन्फोर्स करवाना पड़ेगा, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एम्पल पावर्स है। देखिए एक चीज हमें समझनी है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 189 के तहत अपनी तमाम जजमेंट्स जो है उनकी वो तमाम मातहत अदारों के ऊपर बाइंडिंग है और कोर्ट्स पर भी बाइंडिंग है। आर्टिकल 190 कहता है कि जितनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, दे शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद सीधे आ जाते हैं 204 पे। अब अगर इन दो प्रोविजन को फॉलो किए बगैर आप 204 की तरफ जाना चाहते हैं कि कोई भी आदमी ऑब्स्ट्रक्ट करे या किसी जजमेंट को फ्लाउट करे या कंटेम्प्ट करे, तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। तो आइन तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। अब ये अगर कोई नया आइन लिखना चाहते हैं जिसके तहत ये कहें कि जी पार्लियामेंट इतनी आजाद है, और आप देखें ना अगर पार्लियामेंट की आजादी की बात करनी है तो पार्लियामेंट की मुझे एक साल में कोई लेजिस्लेशन उठा लें, क्या किसी कॉमन मैन को उस लेजिस्लेशन का फायदा हुआ है, या ये जो अभी लेजिस्लेशन गई है इसका किसी कॉमन मैन को फायदा होगा? पाकिस्तान की गिनती के 10-12 पार्लियामेंटेरियंस हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। कोई ऐसा लॉ लाया गया कि कोई रिलीफ दी गई हो किसी कॉमन मैन को? हमने देखा पहली लेजिस्लेशन आई नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पर, और वो भी पाकिस्तान की बिग फिश को उसमें सपोर्ट किया गया और उनको फायदा दिया गया। फिर अगली लेजिस्लेशन आप देखें, अब तक तवातर से पाकिस्तान की उमरा और एलीट के लिए आ रही है। हाँ, अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो और आइन को मतसादम हो, खुदा ना खास्ता, तो हम कहें उसके अंदर किसी गरीब आदमी को बेनिफिट हो रहा है तो कोई उसका किसी टच स्टोन पर उसको देखें। यहाँ तो आपके सामने है जी कि लेजिस्लेशन का मकसद क्या है। साहब अगर देखा जाए जिस तरह हमारे सियासतदान ये राय रख रहे हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान मुकद्दस है, पार्लियामान माँ है और पार्लियामान के फैसलों की तौसीक जो है वो सियासतदान करते हैं। अब एक फैसला पार्लियामान ने किया, उन्होंने बिल मंजूर किया, हुक्म इम्तना दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने।
अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमारे अंदरूनी मामलात में आप मुदाखलत कर रहे हैं, पार्लियामान वाले कह रहे हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में आप मुदाखलत कर रहे हैं। असल मुदाखलत कर कौन रहा है और उसका नतीजा किस तरीके का हमें भुगतना पड़ सकता है? पहली बात यह जी कि ये प्रेमिस गलत है कि पार्लियामेंट जो है वो सबसे सुप्रीम इदारा है कंट्री में। ये बात गलत है। पाकिस्तान में आइन सुप्रीम है। We have a written constitution in this country. Constitution is a sacrosanct document. That document is supreme and takes precedence over everything else. इंग्लैंड की एग्जांपल दी जाती है, वहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है। और आइन के तहत पार्लियामेंट सबसे मुकद्दस इदारों में से एक इदारा है। सुप्रीम कोर्ट का अपना रोल है एंड सिमिलरली आपका जैसा मुकन्नना का रोल है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट का रोल है, एग्जीक्यूटिव का रोल है, और वो रोल्स डिफाइन किए गए हैं। आर्टिकल 175 भी मौजूद है, प्रेसिडेंट की पावर्स का भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स का मौजूद है, जिसको हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं वो भी है। एक इदारा दूसरे के इदारे के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अब आर्टिकल 1843 और आर्टिकल 199 एक हाई कोर्ट को इख्तियार देता है और एक सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है कि वो जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कर सकते हैं। जब जुडिशरी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को रिव्यू करती है तो वो इसलिए रिव्यू करती है कि वो गलत ना हो, मेलाफिडे पर बेस्ड ना हो। ये सुपीरियरिटी की जंग नहीं है, क्योंकि कोई सुपीरियर नहीं है, आइन सुप्रीम है। सो एट द एंड ऑफ द डे ये एक दूसरे के इख्तियारात के अंदर इंटरफेयर करने की बात नहीं है। हाँ, आइन की तरमीम करके कल को सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करें, बात समझ में आती है। उसके अंदर राइट ऑफ अपील इंट्रोड्यूस करें, मैं उसका हामी हूँ। आइन के अंदर तरमीम करके किसी जज की मुद्दत मुलाजमत बढ़ानी है, कम करनी है, समझ आती है कि 2/3 अक्सरियत से आप एक काम कर रहे हैं, वो सही गलत बात की बात है। लेकिन जब आप एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, वो भी एक ऐसी असेंबली से जिसके अंदर ना अपोजिशन है, ना नंबर्स पूरे, ना कोरम पूरा है, आप एक एक्ट लाते हैं जो कि बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है, जो आइन के बुनियादी ढांचे के भी खिलाफ है, तो फिर ऑफ कोर्स वो सस्टेन नहीं करेगा। सिमिलरली अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा एक्शन लेती है जो कि पार्लियामेंट, लेट से सुप्रीम कोर्ट कल से ये जजमेंट दे देती है कि पार्लियामेंट में बिल कोई पेश ही नहीं हो सकता, तो दिस इज रॉन्ग। इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फिर ऑफ कोर्स नोबडी विल अबाइड बाय दैट। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम तो ये जुडिशियल रिव्यू है ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जो कि वो दे आर वेल विद इन देयर राइट टू डू सो। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी आकाइक बात है जिसको फॉलो नहीं किया जा सकता। सही। ये बता दें, आखिरी सवाल है, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे? सर मुझे लगता है, जो मेरी अपनी जाती राय है, कि इलेक्शन इंशाल्लाह जरूर होंगे और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इन्फोर्स कराएगी। वरना अगर इलेक्शन नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह की प्रीटी मच नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी, और ये पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा अमल नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा है जिसने कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिलीवर किया और बहुत बुरी नतीजें भी छोड़ी हैं, जिसमें गंदे फैसले भी मौजूद हैं, जिसमें ऐसे फैसले भी मौजूद हैं जो कि एज स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं किसी को साइट नहीं कर सकता। बट सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हैज मेड अस वेरी प्राउड। 2007 के बाद की जुडिशरी डिफरेंट है। सो इलेक्शन मेरे नजदीक हो जाएंगे। यस, इलेक्शनों के अंदर जो मुझे नजर आता है, खुदा ना खास्ता मतलब मुंह में खाक वाली बात है, ऐसी बात ना हो, बट इलेक्शनों के अंदर थोड़ा जो टेंशन हैं, जो थोड़ी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा है, एक स्ट्रेसफुल इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस हो जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा पनसोटा साहब, आप क्या समझते हैं, अगर दूसरी तरफ से इनकार ही रहता है तो नाअहली की तलवार किस पे लटक सकती है? बातें ये हो रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब को घर जाना पड़ सकता है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब तकिया कर रहे हैं कैबिनेट के ऊपर कि कैबिनेट फैसला देती है, कायमा कमेटी बराए ख़जाना फैसला देती है, और उस फैसले के बाद वज़ीर आज़म कह देते हैं कि ये तो कमेटी ने या काबीना ने फैसला किया। तो ऐसी सूरत हाल में किसको घर जाना पड़ सकता है अगर अदालत नाअहली साबित कर दे? जिसे कहते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब, आफ्टर द मुस्तफा इम्पेक्स जजमेंट जो कि साकिब साहब ने दी थी, निसार साहब ने, वो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है प्राइम मिनिस्टर इन द कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट को हेड करते हैं। तो उन सारे फैसलों को जो उसका जो फेस है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर से शुरू होगी और फिर देखा जाएगा कि फेडरल कैबिनेट का क्या रोल है। मेरी जाती नजर में तो वो तमाम लोग जो ऐसे गैर कानूनी और गैर आईनी मशवरे देते हैं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, बट आई थिंक अगर बहुत ही मजबूरी हुई तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सबसे पहले शुरू होंगी, और आई थिंक उस प्रोसीडिंग्स के दौरान ये बात दुरुस्त हो जाएगी। बिकॉज PMLN मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बेवकूफ़ी करेगी कि अपना एक और वज़ीर आज़म जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ जो है फैसला ले लें या नाअहल करवा लें। अच्छा पनसोटा साहब, एक आखिरी सवाल, 22 तारीख को पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसकी 90 दिन की मियाद ख़त्म हो जानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर अदालत में जाना चाहती है, इलेक्शन कमीशन में जाना चाहती है। आप 22 तारीख के बाद इस निगरान हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इजाफा कर रही है, उसकी वजूहात आपको क्या दिखाई दे रही हैं? पहली बात ये जी, जहाँ तक निगरान हुकूमत है, आईनी तौर पे तो आपकी बात सही है, उसमें नहीं इजाफा किया जा सकता वक्त में, लेकिन चूंकि इलेक्शन के अंदर 90 डेज से एक्सीड करके 14th दिया गया, तो मेरा ख्याल है शायद
चीज सुप्रीम कोर्ट इनको वो एक्सटेंशन अंडर 254 दे दे कि आप चूंकि मैंने साइट पर बेयर मिनिमम 14 दिन दिए थे या 14 मई तक, तो आपको भी वो टाइम दे दिया जाए। जहां तक इलेक्शन कमीशन के रोल को असर्टन करने की बात है, उसकी तश्कील नौ की बात है या उसमें पावर्स की बात है, मजे की बात है वो भी पावर खुद इलेक्शन कमीशन ने खत लिख के मांगी है कि जी हमें और एम्पावर करें। सवाल ये है कि आपको एम्पावर इसलिए किया जाए ताकि आप आइन को मुसलसल तौर पर पामाल करते रहें। आपका काम है 90 दिन में इलेक्शन करवाना। आप कभी कहते हैं 30 अप्रैल को है, उन्हीं रीजन पे फिर आप कहते हैं 8 अक्टूबर है। तो आपकी तो किसी बात को सीरियसली लिया नहीं जा सकता है। एंड येट यू वांट कि जी हमें मजीद पावरफुल कर दिया जाए ताकि अगले 10 साल या 5 साल हम इलेक्शन ही ना करवाएं। मेरा ख्याल है कि वो जो लेजिस्लेशन होगी वो भी एक उसके ऊपर एक बुरी नीयत पर मबनी लेजिस्लेशन होगी, लेकिन फिर भी उसको देखा जाएगा। नॉनदलेस लेजिस्लेट तो कर सकती है पार्लियामेंट उस इशू पर। कानून साजी जो होगी उस पर भी सवालिया निशान उठेंगे, लेकिन उसका तज्जिया करने के बाद ही कोई राय दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया अहमद पंसोटा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मुआशी और सियासी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, आइंदा का मंजरनामा क्या होगा? राणा साहब, पहले इनको एतराज़ था 5 जजेस के ऊपर, फिर 3 जजेस के ऊपर इनको एतराज़ होने लगा, फिर ये कहने लगे कि 3-4 का फैसला है, अब 8 जजेस के ऊपर भी इनको एतराज़ होने लगा। और इन्हीं की वसातत से, इन्हीं के मशवरे से एक एडवोकेट हैं मियाँ दाऊद, वो पहले भी रेफरेंस दायर कर चुके हैं, उन्होंने अब फिर से रेफरेंस दायर किए हैं। वो 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा चुका है। क्या समझते हैं आने वाले दिन में ये जो टकराव में इजाफा किया जा रहा है और रेफरेंसेस की भरमार लगाई जा रही है, इसके नताइज क्या निकलेंगे और प्लानिंग वफाकी हुकूमत की असल में है क्या? या फिर 2 चीजें आप ज़हन में रखिए। एक तो चीज बड़ी क्लियर है, आप अगला बेंच बना दें 20 जजेस का, ये उस पर भी इतराज कर देंगे। 20 तो है ही नहीं वैसे इनके किए हुए, मैं कह रहा हूँ कि आप 20 का भी बना दें, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये उस पर भी इतराज कर देंगे। उसकी वजह है बड़ी सिंपल सी कि इनको पता है कि ये जो इन्होंने आइन शिकनी की है, जो इन्होंने आइन तोड़ने की कोशिश की है, जो आइन पर शब खून मारने की कोशिश की है, कोई भी जज इसे जो आइन को देखता है, आइन के मुताबिक फैसला करता है, वो इनके फैसलों के खिलाफ जाएगा। ये खौफ है इनका। पहले 3 जजेस, उसके बाद 5 जजेस, अब 8 जजेस के खिलाफ आप रेफरेंस भेजते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, तो फिर पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदलिया जो है उसके अंदर कौन बैठेगा? पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदलिया जो है वो तो 0/0 पे आप लेंगे, कौन भी करेगा? कल को कोई भी उठेगा किसी भी जज के खिलाफ एक रेफरेंस दायर करेगा और रेफरेंस दायर करने के बाद कहेगा जनाब इसको तो होना ही नहीं चाहिए। ये हो नहीं सकता। ये सारे रेफरेंस उठ जाएंगे। रेफरेंस दायर करने वाला कौन है? रेफरेंस दायर करवाने वाले कौन है? इसके पीछे कौन है? इनके सहूलतकार कौन है? इनको हदायत देने वाले कौन है? ये सारी चीजें बड़ी क्लियर है। आपको पता है, मुझे पता। मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर देता हूँ, गेम ओवर हो चुकी है। हुकूमत के हाथ से गेम निकल चुकी है। हुकूमत बाजी हार चुकी है और ये बात हुकूमती हलकों के अंदर डिस्कस हो रही है। आज भी हुकूमती इत्तेहाद की मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई है, ये बात कही गई है कि हम हार चुके हैं, अब हम आखिरी ट्राई करेंगे, एक दोबारा से कहते ना यलगार करने की कोशिश करेंगे, हमला करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिसमें शायद इनको ये नजर आए कि आने वाले वक्त में इनको फतह मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो आपको फिर कह रहा हूँ कि ये सारे आने वाले चंद दिनों में, मैं 72 घंटे जो आपसे कह रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट 72 घंटे हैं, इन 72 घंटों में बड़ा कुछ होगा। या सर याद करें, हमने पिछले हफ्ते कहा था कि आखिरी हफ्ता है ये, इस हफ्ते में सारा कुछ हो जाएगा। इस हफ्ते में आपको नजर आया सुप्रीम कोर्ट ने बिल उड़ा के रख दिया जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से स्ट्रिक्ट हिदायत जारी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, और भी बहुत से हिस्सा बिल समेत कई बिल जो है उनसे उड़ा के रख दिए। बहुत सी चीजें क्लियर हो गई है। अब एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई, और वो चीज ये है कि हुकूमत वर्सेस आइन, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा, हुकूमत वर्सेस आइन, ये लड़ाई शुरू हो गई। आइन जीतता है या हुकूमत जीतती है, आइन हारता है या हुकूमत हारती है। अच्छा राणा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मूड क्या दिखाई देता है? क्योंकि कमर जमान कायरा साहब, वो जो उन्होंने कमेटी बनाई है, नहीं उसका हिस्सा कायरा साहब भी हैं। कायरा साहब ने कल ये बात की कि हमारे लहजों में भी वक्त के साथ साथ तलखी आ गई, लेकिन हम लहजे तब्दील करना चाहते हैं। सियासत में किसी बंद गली में नहीं जाना चाहिए, मुज़ाकरात बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह का किरदार अदा करती दिखाई दे रही? अभी तक तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को दबाने के लिए, अभी तक तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का आने वाला मुस्तकबिल तबाह करने का किरदार अदा कर रही है। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर बात कह रहा हूँ। मसालत की बात, अगर आसफ अली जरदारी साहब मसालत की बात चाहते, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी मसालत की बात चाहते, तो एतजाज हसन लतीफ खोसा साहब जैसे लोगों को पार्टी से साइडलाइन ना किया जाता। अगर ये मसालत की बात चाहते तो आज भी जो इन्होंने बयान दिया है कि इमरान खान को लोग लाइक नहीं करते, सोशल मीडिया पे उनकी रीडिंग है, तो ये कहने की बजाय कहते हैं कि आए हम बैठ के बात करते हैं। अगर सोशल मीडिया पे रीडिंग है तो इलेक्शन से तो ये भाग रहे हैं, इमरान खान तो नहीं भाग रहा। तो ये बात तो कायरा साहब एक अच्छे आदमी है, कायरा साहब की अपनी तरह ये बात दुरुस्त हो सकती है, उनकी अपनी ये सोच हो सकती है कि मुज़ाकरात के रास्ते खुलने चाहिए। लेकिन मेरे पास जो इतला है, पीडीएम किसी सूरत पे भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, किसी सूरत पे भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएगी। चाहे पीपल्स पार्टी कहे चाहे कोई और कहे, वो किसी सूरत पर मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि फाऊजी की भी हदायत यही है कि मुज़ाकरात नहीं करने। मौलाना फजलुर रहमान एमपी सबके ये क्लियर है कि हमने कप्तान से मुज़ाकरात नहीं करने, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात वाला सफा तो आप काट दें। और आगे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर पीडीएम ने इसी तरह किया और अगर इसी तरह 2 या 3 या 4 फैसले गलत करवाए गए, अगर इसी तरह 2 या 3 या 4 फैसलों में जानबूझ के ऐसी चीजें रखी गई, तो फिर आने वाले दिनों में आप ये बात नोट कर लीजिएगा, आने वाले दिनों में शायद जमहूरी कल्चर आपको कहीं नजर आए। फिर इमरान खान को राणा साहब, बाबूजी इस वक्त उम्रे के मौके पे हैं, जाएंगे उम्रे पे हैं बाबूजी इस वक्त, तो बाबूजी की कोई देरीना ख्वाहिश पूरी होती दुआ की सूरत में दिखाई दे रही है? दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह करे कि जायज दुआ कबूल हो। मैं यही कहूंगा, चूंकि मैं यही आपको एक बड़ी सिंपल सी आपको एक बात बता दूं, जो ट्वीट और जो खबरें चलवाई गई थी बाबूजी के दौरे के हवाले से, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। नहीं, आज हो गया शाही प्रोटोकॉल नहीं आज मिला उन्हें? उसने कहा अब टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर सऊदी अरब मनाजिर चल रहे हैं जी, सऊदी अरब जो आप अगर उम्रे की अदायगी के मौके पर शाही प्रोटोकॉल नहीं होता। मैं आपको एक चीज बता दूं, सऊदी अरब एक मेहमान नवाज थे और सऊदी अरब ने हमेशा अपने मेहमानों की बेइंतहा इज्जत की है। किसी भी मुल्क का डेलीगेशन आए वो इसी तरह करते हैं, लेकिन इसे सरकारी प्रोटोकॉल या शाही प्रोटोकॉल नहीं कहते। एक साबिक वजीर आज़म का इतना इस्तेहकाक होता है, और जिससे जो आप प्रोटोकॉल देखना चाहते हैं तो कल हम प्रोग्राम में वीडियो भेजेंगे, तो आप उससे देख लीजिएगा प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए, सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है। सऊदी अरब ने कभी भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत नहीं की। उसने हमेशा पाकिस्तान के लिए बेहतरीन सोचा है, पाकिस्तान की मदद की है, और वो अब भी इस लड़ाई में कभी भी किसी का साथ नहीं देगा, वो सब पाकिस्तान का साथ देगा। पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तानी सऊदी अरब को अपना दूसरा घर समझते हैं, और सऊदी अरब उन्हें ये एहसास जो है ये इस बात को यकीनी भी बनाता है। तो लिहाजा जो चीजें आप टीवी पे नजर आ रही है वो ऐसी है नहीं। राणा साहब, ईद के बाद की प्लानिंग पीटीआई की क्या दिखाई दे रही है? पीटीआई चेयरमैन ने आज जो ऐलान किया है, उस ऐलान के पीछे मुहर्रिकात आपको क्या दिखाई देते हैं कि किस तरह की कैंपेन हो सकती है, किस तरह की तहरीक हो सकती है? अब होगी मसला, फाइनल राउंड शुरू है, फाइनल राउंड शुरू हो गया और इस फाइनल राउंड में दबादम मसला अंदर होगा। और मैं आपको ये खबर दे दूं, चले या सब खबर है आपको मैं दे दूं कि कप्तान ईद के बाद इस्लामाबाद, खबर दे रहा हूं आपको, कप्तान ईद के बाद इस्लामाबाद होगा और एक ऐसी तहरीक चलेगी। ये सूरत में है अगर हुकूमत ने टकराव की पॉलिसी जारी रखी, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पे अमल ना किया, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर कोई गेम खेलने की कोशिश की, तो कप्तान इस्लामाबाद होगा। और इस बार जो अवामी रेला होगा, जो वकला की बड़ी तादाद होगी, जो सिविल सोसाइटी की तादाद होगी, वो आपकी और मेरी सोच से कई गुना बढ़ के होगी। तो क्या आपको ये लगता है, आपको क्या लगता है कि माजी करीब की तरह जिस तरह रोकने की कोशिश की जाती थी अब की बार नहीं की जाएगी? सारा कुछ भी कर लें, इसको कहां से रोकेंगे, किस तरह रोकेंगे, कितने लोगों को रोकेंगे? मुझे तो ईद से पहले कुर्बानी होती नजर आ रही है। मुझे पहली दफा
ईद उल फितर पे कुर्बानी नजर आ रही है। ईद उल अजहा पे तो कुर्बानी होती है, लेकिन मुझे सियासी कुर्बानी जो है वो ईद उल फितर में नजर आ रही है, और ये सियासी कुर्बानी हो जानी है। आप ध्यान में रखिएगा, ये सियासी कुर्बानी रुकने वाली नहीं है। नहीं, इस कुर्बानी के नतीजे में आप फिर आता किसको देख रहे हैं? कप्तान के अलावा है कौन? अवामी तौर पर अगर आज भी जो सलामती कौंसिल की मीटिंग के बाद या जो हुकूमत का एक कैमरा सेशन था उसके बाद तो बयान हो यही है ना, सबसे बड़ी बात इस बयान पर गौर करे कि ताकत का चश्मा तो अवाम है, ये कहा गया है, और हम अवाम ही हमारा सब कुछ है। तो अवाम अगर डिसीजन देती है कि इमरान खान ही आना है, तो फिर उसके डिसीजन को कौन रोक सकता है? अगर वो डिसीजन देते हैं कि नहीं जी नहीं मियां शहबाज शरीफ आएगा, वो भी उसको कौन रोकेगा? अगर वो कहते हैं सवाल लिएगा, कौन रोकेगा? इस वक्त अवाम में जो एक अवामी राय है, जो अवाम की अक्सरियत जो बात कह रही है, वो बड़े क्लियर है कि तहरीक इंसाफ जीतेगी। तो जरदारी साहब के बयान को फिर किस तनाजुर में देखते हैं? जरदारी साहब के बयान को किस तनाजुर में देखते हैं कि नाअहली की सूरत में अगला वजीर आजम जो आएगा उसका डोमिसाइल सिंध से भी हो सकता है? ये ख्वाहिश हो सकती है, और ख्वाहिश का इजहार करना हर बंदे का हक है, और जरदारी साहब को ये ख्वाहिश जो है वो मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरी जो राय है नाकसी, उसके मुताबिक जरदारी साहब की ये ख्वाहिश मुझे अगले 10 साल भी पूरी होती नजर नहीं आ रही। 10 साल भी पूरी होती नजर नहीं आ रही? ये बिल्कुल 10 साल भी पूरी होती नजर नहीं आ रही। आप मुझे बता दें किस तरह नजर आएगी? अगर डोमिसाइल सिंध का है तो मरियम का पंजाब का है, मरियम किस तरह इन्हें कबूल करेगी? और अगर मरियम खुद आना चाहती है तो वो बिलावल को किस तरह कबूल करेंगी? ये बड़ी सी बात। और इसके बाद इन दोनों के मिल के साथ जो इनके अरस्तु है 12-13, वो भी इनके साथ मिल जाए, तो उसके बावजूद भी ये कप्तान के बराबर तो दूर की बात है 50% में भी नहीं आते। तो जब ये 50% में भी नहीं आते तो फिर आगे हालात आपके सामने। लेकिन आप राणा साहब ये भी तो देखें ना कि मरियम नवाज साहिबा तो पंजाब से कागजात नामजदगी जमा करवाने पर मान गई हैं, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे? कभी भी नहीं करवाएंगे। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त इलेक्शन हो रहे थे सुबाई, अगर ये कौमी इलेक्शन होते तो मरियम कौमी असम्बली के इलेक्शन में कागजात नामजदगी भी जमा करती, क्योंकि मरियम ने पंजाब के कागज इसलिए जमा कराया कि मरियम रास्ता रोकना चाहती है हमजा शहबाज का। इमरान खान का रास्ता तो ये रोक नहीं सकते, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे का रास्ता रोक रहे हैं। और जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी का मामला है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इस बुनियाद पे डोमिसाइल सिंध का, सिंध पाकिस्तान है, सिंध पाकिस्तान की जान है, और अगर कुछ जीत किया है अक्सरियत से तो फिर हो जाना चाहिए, चाहे KPK हो, चाहे बलोचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, किसी से। अगर ये इशारा हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा वजीर आजम होंगे, तो मैं ये चैलेंज से कह रहा हूँ, अगर जिंदगी रही आप फिर मेरी प्रोग्राम करते रहे तो मैं साबित कर दूंगा कि जब मर्जी इलेक्शन हो बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा वजीर आजम दौर में दूर दूर तक शामिल नहीं हो पाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब ने किसी और तरफ भी इशारा किया हो सकता है, किसी और शख्सियत की तरफ? जरदारी साहब का अगर बिलावल भुट्टो के अलावा इशारा होगा तो अपनी तरफ ही होगा। भाई हम कहाँ फिर रहे हैं यासर साहब? हमें सोचना चाहिए कि बस पार्टी में अगर इक्तदार मिलता है तो भुट्टो खानदान को, नून लीग में इक्तदार मिलता है तो शरीफ खानदान को। यही तो लड़ाई है जिसे कप्तान ने बेनकाब किया है, यही तो एक चीज है जिसे कप्तान ओपन कर गया है, और कप्तान के साथ लोग आ गए कि दो खानदानों की जो बादशाहत थी उसको खत्म किया जाए। दो खानदान, कभी तुम कभी मैं, कभी तुम कभी मैं, ये वाला सिलसिला खत्म किया गया है। आज ये टेन्योर इसका होगा, ये टेन्योर इसका होगा। तो भाई ये दोनों खानदान जो है अपने अलावा किसी और को ना वजीर आजम देखते हैं ना बनाते। उस वक्त बनाते हैं जब इन्हें पता होता है कि बड़ा थोड़ा सा टाइम रह गया है, और बनाते भी फिर उसको है जो बिल्कुल कठपुतली हो, जो बिल्कुल इनके इशारों पे चले, इनके इशारों पे चले। तो आप ध्यान में रखिएगा, आइंदा इंतखाबात में नून लीग से अगर कोई उम्मीदवार होगा तो शरीफ खानदान के अंदर से होगा, बस पार्टी से होगा, भुट्टो खानदान के अंदर से होगा। तो इन दोनों को बेनकाब तो किया वो कप्तान ने किया, इसलिए ये दोनों मिलकर कप्तान के खिलाफ है। तो ये कुछ भी नहीं, जितना ये कप्तान की मुखालफत करेंगे कप्तान का मोराल उतना ही बुलंद हो रहा है, कप्तान का वोट बैंक उतना ही बढ़ रहा है। लोग देखते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लोगों को समझ आ रही है कि हमारे मुल्क में
मुआशी बर्बादी करने वाले कौन है। लोगों को समझ आ रही है कि मुआशी इस्तेहकाम और एकदम इस्तेहकाम कौन लाएगा। लोगों को समझ आ रही है कि आइंदा आने वाले दिन कितने बुरे कौन बना गया और कौन इसका जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में, हम सोच सकते थे 2,18,000 रुपया तोला सोना होगा। आपको गरीब आदमी 1 तोला या 2 तोला या 3 तोले अपनी बेटी को दे सकते हैं, उसको कुछ चीजें बना के दे सकते हैं। क्या किसी ने सोचा था? आप 3-3 तोले की बात करते हैं, यहाँ पे बालियां नहीं बना के दी जा सकती। तो आप सोचे ना, फिर जिस गरीब आदमी की बेटी की बालियां नहीं बनती होंगी तो उसके बच्चे क्या जिए भट्टो या जिए नवाज शरीफ कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। अब हालात तब्दील हो गए हैं। अब हर शख्स के हाथ में एक मोबाइल है जिसपे वो सोशल मीडिया को देखता है, सर्च करता है, अब सवाल करता है, जवाब मांगता है। ये हो रहा है यासर। राणा साहब एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि निगरान हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा 22 तारीख के बगैर? 22 तारीख के बाद उन्हें मज़ीद टाइम मिलेगा जी, आप ज़हन में रखिएगा। इलेक्शन तक तो ये चलेंगे। आइन शिकनी या आइन तोड़ना या आइन से हट के क्या चीजें हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन की एक डेट है कि 14 मई तक की आपको सिलसिला देखना ही पड़ेगा। 14 मई के बाद आपको ऐसा, पर मैंने कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। मैं अभी वो बात कहना नहीं चाहता, ऑफ द रिकॉर्ड भी है, सही, अभी थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा इंतजार है। उसके बाद बहुत सी परतें खुलने वाली हैं, बहुत से महाज खुलने वाले हैं, लेकिन महाज जीतेगा कौन, ये वक्त आएगा। लेकिन जो भी महाज जीतेगा, पाकिस्तान की उसमें बेहतरी होनी चाहिए, ये हमारी दुआ होनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।